है। देखिए हम नहीं देखे हुए। घूमगा समझ। चलिए, अब आवाज आ रही है ना क्लियर? अब आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, ठीक है? अभी ठीक है? वॉइस क्लियर है? बोल भी सकते हैं, आपकी आवाज आ सकती है, आप बोल भी सकते हैं। पैनल पे मुझे आवाज सुनाई देगी, आप जो भी बोलेंगे मुझे सुनाई देगा, बोलिए। साउंड सर आ रही है। अब यस आ रहा है सर। साउंड। ठीक है, सब कुछ ओके है। अब मैं शुरू कर रहा हूं। देखिए, अभी अभी तक हम लोगों ने बातचीत किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बातचीत किया, उसकी उत्पत्ति के बारे में बात किया, उसकी प्राचीनता, जो प्रारंभिक हड़प्पा का काल क्या है, परिपक्व हड़प्पा का समय क्या है, और जब वो उन्मुख चरण में जाती है, मतलब जब वो उसका ग्रामीणीकरण होने लगता है, तो उसका पीरियड क्या है, और हड़प्पा सभ्यता का जो परिपक्व चरण है, हड़प्पा सभ्यता के जो परिपक्व चरण है, उसमें हमको क्या विशेषताएं देखने को मिलती है, इस पर भी हम लोगों ने बहुत विस्तार से बात कर लिया। उत्पत्ति और विशेषता, इन दो जगहों से सवाल आता है। वैदिक काल से अभी तक सवाल नहीं आया है। कल हम लोगों ने वैदिक काल पर पूरी बातचीत की। पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है, और पूर्व वैदिक काल में एक ही वेद लिखा गया, वो है ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में, यानी 1000 से 500 के बीच में, अन्य सारे वेदों को लिखा गया, और वेदों के अलावा, मतलब सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अलावा ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और तमाम जितने भी वैदिक वेदांग वगैरह, ये सब उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। ठीक है? पूर्व वैदिक काल के समाज, उसके अर्थव्यवस्था, उसके राज्य पर हम लोगों ने बातचीत किया, और उत्तर वैदिक काल में क्या इन फैसेट्स, इन पहलुओं में क्या बदलाव आ गया, इसको भी हम लोगों ने देखा, और क्यों ऐसा हुआ, इस पर भी हम लोगों ने बात किया। मुख्य जो तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल कारण जिसको कहते हैं, वो है 1000 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज। ठीक है? लोहे की खोज, लोहा, लोहे की जानकारी, आप समझिए, आप इसको यूं लीजिए कि एक कठोर धातु के रूप में लोहे की जब जानकारी मानव समाज को हो जाती है, तो क्या क्या बदलाव आता है।
दोहरा बदलाव देखने को हमको मिलता है। क्या? अगर हम इसको देखें तो पहला कि कृषि उपकरणों के क्षेत्र में लोह आधारित हल बनने लगते हैं, लोहे का हंसिया बनने लगता है, लोहे की कटारी बनने लगती है, लोहे की कुल्हाड़ी बनने लगती है, और इसके माध्यम से जंगलों को साफ करना आसान हो जाता है, जो कि लोहे की जानकारी न होने की स्थिति में संभव नहीं था। और इसीलिए मैंने आपसे कई बार कहा होगा, आपको ध्यान होगा कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो नदियों के किनारे ही खेती करने को मजबूर थी, क्योंकि उसको कांसे की ही जानकारी थी, बहुत ज्यादा तांबा और टिन मिला के कांसा, और कांसा भी कोई मजबूत धातु नहीं है। इसलिए जब बार बार बाढ़ की स्थिति आई तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, और उसके पतन में कहीं ना कहीं उसकी ये तकनीकी जो जानकारी का अभाव है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहा हड़प्पा के पतन में। तो अब हड़प्पा के से हम तुलना करना चाहते हैं कि हड़प्पा काल में जो खेती हो रही है वहां भी अधिशेष पैदा हो रहा था। अधिशेष मतलब एक्स्ट्रा। जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा पैदा करने लगता है तो उसको हम एक्स्ट्रा कहते हैं, अधिशेष कहते हैं। और जब भी इतिहास में ऐसा पल आता है, ऐसा क्षण आता है जब अधिशेष पैदा होने लगता है, तभी नगर बनना शुरू होते हैं। आप देखेंगे कि हड़प्पा में नगर बने, और जैसे ही उसकी कृषि व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई, नगर फिर उनका ह्रास हो गया और वो ग्रामीणीकरण हड़प्पा सभ्यता का हो गया। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है, द्वितीय नगरीकरण, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि नगरों का कभी पतन हो। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे आधारित खेती, इसको आप मजबूरी कहिए, की बजाय अब एक विस्तार और निरंतर विस्तारशील कृषि का आविर्भाव हो जाता है, का उद्भव हो जाता है। क्योंकि लोहे के उपकरणों के माध्यम से जंगल को साफ किया, खेत बनाया, जंगल को काटा, खेत बनाया। दूसरी बात कि गंगा यमुना दोआब भारी वर्षा का क्षेत्र है, तो सिंचाई के लिए नहर की भी आवश्यकता नहीं है, नदी की भी आवश्यकता नहीं है, वर्षा ही पर्याप्त है। जंगल को जब काटिएगा तो जंगल की भूमि ऑलरेडी बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि बरसात का पानी आता है, लेकिन उसका इवापोरेशन, ज्योग्राफी अगर आप थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि जंगलों को काटने पर जो भूमि मिलती है वो ऑलरेडी बहुत उपजाऊ होती है। और हल से जब खेती होती है, हल से जब खेती होती है तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि गहरी जुताई होती है, और इसलिए अधिशेष उत्पादन की संभावनाएं बढ़ती ही जाती हैं। केवल अधिशेष उत्पादन होता नहीं है, उसकी संभावनाएं बढ़ती ही जाती हैं। जितना ज्यादा खेत, जितनी गहरी खुदाई, जितना ज्यादा श्रम, उतनी ज्यादा उत्पादकता। तो हम एक लोहे का एक और देखते हैं, कृषि उपकरणों के रूप में लोहे का इस्तेमाल। और क्या देखते हैं कि दूसरी ओर सैन्य उपकरण बनना शुरू हो जाते हैं, यानी लोहे का दोहरा उपयोग हम देखते हैं। और इसीलिए आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद देखेंगे कि सैकड़ों जनपद बनते हैं, सैकड़ों जनपद बनते हैं, और एक जनपद दूसरे जनपद को जीतने में लग जाता है। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, और अब तो ये सवाल आने की कोई संभावना नहीं रहेगी, हम लोग इतना इस पर बात कर चुके कि आखिर एक व्यक्ति, एक राजा क्यों जान हथेली पे लेके दूसरे जनपद से लड़ रहा है? क्या स्वार्थ है कि वो जान दांव पे लगा दे रहा है? स्वार्थ है कि ये जनपद इस जनपद को जीत लेगा तो इतना बड़ा जनपद हो जाएगा, ये जमीन और ये जमीन, इन दोनों जगह से होने वाले अधिशेष तो उसका कब्जा होगा। इसलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है जो क्षेत्र के लिए लड़ाई होती है। ठीक है, क्षेत्रीय राजा पैदा होते हैं, और जो कबीलाई समाज था पूर्व वैदिक काल का हमारा, उसमें कबीले के प्रति जो समर्पण था, अब वो राजा के प्रति और क्षेत्र के प्रति, जमीन के प्रति समर्पण में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक ओर कृषि के मजबूत उपकरण, दूसरी ओर लोहे से बने हथियार, इन दोनों का प्रयोग करके जो राजा होते हैं वो अपने जनपद का विस्तार करना शुरू करते हैं, वहां खेती का विस्तार करना शुरू करते हैं, अपनी आर्मी बनाते हैं, और उसके साथ टैक्सेशन वगैरह, कर व्यवस्था, ये सब आप देख लेंगे। आपको देखने को क्या मिलता है कि अब ये जो सैकड़ों जनपद हैं, ये एक दूसरे को जीतते जीतते छठी शताब्दी ईस्वी में 16 महाजनपदों के रूप में हमको दिखाई पड़ता है, जिसकी सूचना हमको 2 ग्रंथों से मिलती है। एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, दूसरा भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है। पाणिनि भी महाजनपदों के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो महाजनपद शब्द नहीं, जनपद यूज करते हैं शब्द। और महाजनपद का मतलब हुआ बहुत सारे छोटे छोटे जनपदों ने एक दूसरे को जीतना शुरू किया, और जीत के कुल मिला के भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में समूचे भारत में 16 महाजनपद रहते हैं, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र में ही रहते हैं। सबसे दक्षिण का जो महाजनपद है वो है असम, केवल यही रहता है। और साउथ इंडिया में अभी राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, अभी वो महापाषाण काल में है। उस पर हम साउथ इंडिया में जब जाएंगे तो बाद में बात करेंगे। आप ये समझिए कि राज्य निर्माण का काम सबसे पहले छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन के इलाके यानी कि असम तक पहुंच जाता है। 16 महाजनपदों के रूप में हमको देखने को मिलता है। अब इन 16 महाजनपदों में भी कोसल, अवंती, वज्जी, इस तरह के और मगध, 4-5 महाजनपद मजबूत स्थिति में होते हैं। मतलब कि इनकी स्थिति और महाजनपदों की तुलना में ज्यादा मजबूत होती। और आपके बैकलॉग में, जेपीएससी के बैकलॉग के मेंस में एक सवाल आया है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मगध का सबसे शक्तिशाली महाजनपद के तौर पर उदय के कारणों का उल्लेख करें। Give an account of the rise of Magda as the most formidable Mahajanpada around the 6th century BCE। रिधिमा नहीं जोड़ी है ना, रिधिमा इंग्लिश के लिए हम अलग एक बैच बनाएंगे, अगर जुड़ी हो तो बता देना, मैं बीच बीच में या लास्ट में इंग्लिश में इसको कंक्लूड कर दूंगा। एंड यू कैन गो थ्रू योर बुक्स, बेसिक बुक्स। ठीक है, मगध साम्राज्य पे बैकलॉग में एक सवाल आ गया है, और सवाल आया है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मगध का सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में। इसी सवाल को दूसरे रूप में यूं पूछा जा सकता है, या नहीं भी पूछा जाए तो आपको इसका उल्लेख अपने उत्तर में अवश्य करना चाहिए कि न केवल 16 महाजनपदों में मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता है, बल्कि भारत के इतिहास में पहले विशाल साम्राज्य का निर्माण करने में भी वो सफल होता है। सवाल यूं भी आ सकता है कि मगध जो है वो सबसे पहले साम्राज्य बनाने में क्यों सफल होता है। और अगर ये भी सवाल आया तो आपको इस बात का जिक्र करना है कि भारत के इतिहास में सबसे पहला साम्राज्य मगध महाजनपद ने बनाया। अब सवाल है क्यों। इस सवाल को बहुत लोग बहुत सपाट बयानी की तरह भी लिख सकते हैं, बहुत सारे कारण साधारण तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसको आज आप लिखिए,
मैं जिस तरह से आपसे आज चर्चा कर रहा हूं उसको इस तरह से लिखिए कि लोहे की खोज, लोहे की जानकारी के बाद जिस तरह से क्षेत्र आधारित समुदाय विकसित होने लगे, उसका सबसे पहला परिणाम हमको जनपद के रूप में परिलक्षित हुआ। और लोहे का कृषि और सैन्य दोनों संदर्भों में प्रयोग करके एक और कृषि अधिशेष की स्थिति का उत्पन्न होना और दूसरी ओर उस कृषि अधिशेष पर कब्जा जमाने की प्रवृत्ति का एक तरह से उद्भव होना हम देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। और यह प्रक्रिया फिर जनपदों को महाजनपद के रूप में तब्दील कर देती है और अंततः हम 16 महाजनपदों की सूचना फला और फला ग्रंथ से, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में से हम पाते हैं। इन महाजनपदों में भी 3-4 जैसे कौशल, अवंती, वज्जी और मगध, ये लगभग समान रूप से शक्तिशाली हमको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि मगध एक एक करके इन सारे महाजनपदों को पराजित कर अपने अंदर समाहित करता गया, अपने अंदर मिलाता गया और अंततः गंगा की उपत्यका से बाहर भी, मतलब गंगा की बेसिन से बाहर भी, नंदों के समय में खास करके एक उसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कि मौर्यों के समय जाते जाते केवल दक्षिण भारत के दक्षिणतम छोर को छोड़ के समूचे भारत में उसका प्रसार हो गया। मगध का अन्य महाजनपदों की तुलना में शक्तिशाली हो जाना या प्रमुख हो जाना और उनको पराजित करके अपने अंदर समाहित कर लेने को हम इस आधार पर निम्न बिंदुओं में, या जो भी आप अगर फ्लो चार्ट बनाए, मैप बनाए, अगर इस तरह से कि हम उसको इस तरह से 3, 4, 5 जो भी, कुछ लोग जैसे ब्रजेश है और भी मैं बच्चों को देखता हूँ ऐसे चित्र वित्र बनाते हैं, तो आप लोग कुछ भी किसी भी तरह से कर सकते हैं या यूं कर दें, कुछ लोग ऐसे ऐसे। देखिए, मगध साम्राज्य का अन्य साम्राज्यों की तुलना में शक्तिशाली हो जाना और प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने के पीछे जो कारण है उनको आप यूं भी दिखा सकते हैं और वैसे भी दिखा सकते हैं कि एक तो महत्वाकांक्षी, विस्तारवादी, दूरदर्शी, राजनयिक किस्म के बेहतरीन शासकों का संयोग प्राप्त हुआ मगध को। मगध में जितने भी शासक हैं, अभी हम उस पर आएंगे एक एक करके, महत्वाकांक्षी। देखिए, एक तो चलिए इसको हम आखिर में रखते हैं। सबसे पहले हम मगध के भौगोलिक और उसके संसाधनों पर बात करते हैं, जिसने उसको अन्य महाजनपदों की तुलना में वरीयता का स्थान दिया, वरीयता की जगह दी। ठीक है, अच्छा रिधिमा आ गई हो तो ठीक है, मैं बीच बीच में अंग्रेजी का इस्तेमाल करूंगा एंड लास्ट में आई विल कंक्लूड इन इंग्लिश सो दैट ये लो बात करो फोन। हेलो, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात कि भौगोलिक दृष्टि से जब आप आकलन करेंगे, हम अपने आकलन में पाते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से मगध साम्राज्य
सॉरी मगध महाजनपद अभी साम्राज्य बनने की दिशा में वो अभी शुरू होने जा रहा है। ज्योग्राफिकली एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे, एक सामरिक स्थिति उसको प्राप्त थी। क्या भौगोलिक रूप से क्या स्थिति प्राप्त थी? ज्योग्राफिकली उसकी जो प्रथम राजधानी है राजगीर, वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। अब अगर मगध किसी पे आक्रमण करे वो तो चलेगा, लेकिन मगध पर कोई आक्रमण करे और पहाड़ से अगर अगर पत्थर भी गिराया जाए तो वो बम के समान होगा। और जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी यानी 600 ईसा पूर्व, जो प्री इंडस्ट्रियल एरा, मतलब कि गैर औद्योगिक जो काल है, जिस समय हवाई जहाज नहीं है कि ऊपर से बमबारी हो जाए या इस तरह की चीजें। इस तरह की चीजें नहीं है कि तोप से आप उड़ा सकें किलो को। तोप मध्यकाल में बाबर जब यूज करता है तो फिर स्थिति दूसरी हो जाती है। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भौगोलिक और सामरिक दृष्टिकोण से मगध को अन्य महाजनपदों की तुलना में एक हाई स्टेटस प्राप्त था, वरीयता की स्थिति प्राप्त थी। राजगीर पर्वतों से घिरा हुआ था और पाटलिपुत्र चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। एक उत्तर और पश्चिम तरफ से गंगा और गंडक, सोन और गंगा और गंडक कुछ दूरी पर उससे मिलती थी, और पूर्वी और दक्षिणी साइड से पुनपुन। अब वो एक तरह से पाटलिपुत्र जल दुर्ग के समान था। इट वॉज लाइक अ वाटर फोर्ट्रेस, अ फोर्ट बिल्ट इन रिवर या कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। बहुत सारे नदियों के पास बसा था। इससे न केवल संचार की सुविधा उपलब्ध हुई, व्यापार वाणिज्य की सुविधा उपलब्ध हुई। मगध महाजनपद को मतलब पैसा आना भी, व्यापार वाणिज्य से पैसा आ रहा है और अधिशेष उत्पादन से कर भी आ रहा है, तो वो अपने आप को सैन्य रूप से भी मजबूत कर सकते हैं। जिसके पास धन है वो अपनी सेना भी बड़ी बना सकता है। ठीक है। और भौगोलिक रूप से ऐसा है कि अगर बाद में जो पाटलिपुत्र राजधानी बनी, राजगीर के बारे में मैंने बता दिया, पाटलिपुत्र जो राजधानी बनी, तो अगर जल की तरफ से आक्रमण हो रहा है तो डुबा के मार देंगे। ठीक है। यानी ज्योग्राफिकली मगधा was in a strategic position, and that enables Magadhan Janpada to become prominent vis-a-vis other Mahajanpadas. अन्य महाजनपदों की तुलना में अपने आप को महत्व के स्थान में पहुंचाने में भूगोल ने बड़ी मदद की मगध जनपद की। दूसरी बात कि बड़े पैमाने पर आयरन ओर्स, लौह अयस्क की खानें दक्षिण बिहार में मौजूद थी। हालांकि ऐसी ही खानें मध्य प्रदेश के भी इलाके में थी जो अवंती से दूर नहीं था। इसीलिए अवंती और मगध लगभग बराबर की स्थिति में थे और 100 साल तक उन लोगों में लड़ाई चलती है। 100 साल बाद ही कहीं जाके शिशुनाग के समय में जाके अवंती मगध का हिस्सा बनता है। ठीक है। तो अब देखिए, लौह खदान मतलब कि लौह खदानों की प्रचुर उपलब्धता मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर्स, आयरन और माइंस। और आयरन की क्या महत्ता है, इस पर हम 3 दिन से बात कर रहे हैं। जिसके उस समय आयरन बहुत महत्वपूर्ण था, तो जिसके पास इसका
खदान ही हो, वो कृषि के क्षेत्र में भी उन्नति करेगा और हथियारों के मामले में भी वो और लोगों से सक्षम हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात हम क्या देखते हैं कि जंगल, दक्षिण बिहार में जंगल बड़े पैमाने पे है, तो लकड़ी उसको बहुत मिलती है। तो वो मेगास्थनीज ने लकड़ी की दीवारों, मतलब कि नगर को चारों तरफ से लकड़ी की बड़ी बड़ी दीवारों से, जैसे बाहुबली में आपने देखा होगा, लकड़ी से बंद हो जाती है, बंद हो जाता है पूरा, और बाहुबली जो है वो पेड़ को ऐसे टेढ़ा करके कूद के उसमें भागते हैं, समथिंग लाइक दैट। उसी तरह का पूरे नगर को मजबूत लकड़ी के दीवारों से घेर के रखा गया। दूसरी बात कि उन लकड़ी से नाव बनाना, मजबूत नाव बनाना, और उन नाव के माध्यम से व्यापार करना, या उन नावों पर सेनाओं द्वारा हमेशा एक तरह से प्रहरी का काम करना आसान हो गया। ठीक है। उसी जंगल में बड़े पैमाने पर हाथियों की उपलब्धता मेगास्थनीज के ही माध्यम से और भी विदेशी राइटर्स के माध्यम से हमें सूचना मिलती है कि नंदों के समय 6000 हाथी, 6000 हाथियों की एक पूरी फौज, एक पूरी सेना मौजूद रहती है मगध महाजनपद के पास। मध्यकाल में जब दक्षिण एशिया से तीरंदाज और घुड़सवारी में सिद्ध पारंगत जब योद्धा आते हैं, तो ये हाथी, सफेद हाथी होके रह जाते हैं। मतलब ये हाथी जो है वो फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि हाथी को जब तीर लगता है या हाथी के साथ कोई दिक्कत होती है तो वो अपनी ही सेना को रौंदने लगता है। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये बात नहीं है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हाथी होना बहुत बड़ी ताकत की बात। हाथी ऐसे रास्तों में भी जा सकता है जिन रास्तों में जाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। जंगलों में से जा सकता है, थोड़ा सा अगर गीला इलाका है उससे जा सकता है। और अगर कोई सेना लड़ रही है तो उधर से लोग लड़ रहे हैं और उधर से हाथी, तो एक हाथी बराबर 100 लोग तो हो ही गए। तो आप सोच लीजिए 6000 हाथी गुणा कितना लोग चाहिए। एक हाथी 100-200 लोगों को तो आराम से फेंक फाक देगा, दबा देगा, कुचल देगा। ठीक। तो यानी लकड़ी, टिम्बर की उपलब्धता एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एलिफेंट्स, दीज टू थिंग्स सप्लांटेड देयर आर्मी। उसने इनकी आर्मी को मजबूत किया। ठीक है। अब आइए, आपकी संसाधनों का होना एक बात है, लेकिन उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए विस्तारवादी, महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस, इतने संसाधनों से युक्त मगध पर जब घनानंद बैठे तो क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महत्वाकांक्षी ने उसको तख्ता पलट करके, तो संसाधन होना और उनको एक दिशा दे करके किसी मुकाम तक पहुंचाना, इसके लिए नेतृत्व की आवश्यकता है। और मगध इस मामले में भी सौभाग्यशाली था कि उसको महत्वाकांक्षी, विस्तारवादी और ऐसे राजाओं का, शासकों का संयोग मिला जिन्होंने हर कीमत पे, चाहे गलत या सही, हर कीमत पे जीत को तरजीह दी और विस्तार, फैलाव को तरजीह दी। बिंबिसार देख लीजिए, बिंबिसार ने अंग को जीता, फिर उसने वैवाहिक माध्यमों से, जैसे कौशल की राजकुमारी और प्रसेनजीत की बहन से शादी किया तो उसको काशी मिल गया, जहां से 1 लाख रुपए की आय होती थी। एक पत्नी उसकी वज्जी गणराज्य की राजकुमारी थी,
एक पत्नी पंजाब के मध्य कुल की थी। अब 3 विवाह के माध्यम से उसने 3 महाजनपदों को अपना साथी बना लिया और बाकी महाजनपदों पर फोकस किया, उन पर अटैक करने की कोशिश की। जैसे अवंती से उसने युद्ध किया, लेकिन अवंती और मगध बिंबिसार के समय लगभग समान रूप से शक्तिशाली थे, इसलिए उन लोगों ने आपस में समझौता करना ही उचित समझा। आपको यह भी उल्लेख मिलता है कि उसी दौरान अवंती के शासक चंड प्रद्योत पीलिया से ग्रस्त हो जाता है, तो अपने राज्यवैद जीवक को बिंबिसार भेजता है। फिर एक डिप्लोमेसी, राजनयिक, तो बिंबिसार युद्ध और राजनयिक दोनों क्षमता के माध्यम से मगध को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा देता है। फिर आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु एक ऐसे शख्स का नाम है जो संबंधों में यकीन नहीं करता, केवल ताकत, युद्ध, जीत। जो व्यक्ति अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? संबंधों की तो उसको कोई कदर है नहीं। सबसे पहले उसने काशी पर अटैक किया, जहां से उसकी माता थी, और काशी को हरा दिया। काशी कोसल पर अटैक किया, काशी जीत लिया। उसके बाद उसने वज्जी पर अटैक किया, वो भी वज्जी कुल की जो महारानी थी, बिंबिसार की पत्नी, वही अजातशत्रु की एक्चुअली माता थी, कोसल वाली नहीं। लेकिन वो भी एक तरह से संबंधी ही थे। तो उसके बाद वज्जी यानी अपनी मां के ही से संबंधित गणराज्य पर उसने अटैक किया और 6 साल लगे, वज्जी को उसने जीत लिया। इस तरह से अजातशत्रु के समय आते आते, ये सब आप ब्रीफ में बहुत संक्षेप में लिख देंगे, ये सब बात कहने के बाद कि अजातशत्रु के समय ऐसा हुआ। बिंबिसार ने किस तरह से युद्ध के साथ साथ राजनयिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से मगध को एक सुरक्षित और मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। अजातशत्रु ने उसको और एक डिग्री आगे बढ़ा दिया, जब वज्जी जैसे शक्तिशाली गणराज्य को, वो गणराज्य था, उसको मिला लिया अपने में। तो अब समझिए कि एक बेहद मजबूत स्थिति में मगध पहुंच गया। शिशुनाग जब आते हैं तो उस दौरान अवंती के साथ युद्ध होता है। शिशुनाग वंश जो है वो वैशाली को भी अपनी एक राजधानी बनाते हैं, क्योंकि वज्जी उस समय तक जीत लिया जाता है, अजातशत्रु के इस समय में जीत लिया जाता है। शिशुनाग नागों के समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अवंती, जिससे 100 साल से संघर्ष चल रहा था, 100 साल का झगड़ा था, अंततः वो सरेंडर कर देता है और मगध के झंडे के नीचे चला। इसके बाद नंद तो फिर दक्कन तक पहुंच जाते हैं, कलिंग तक झंडा गाड़ के आते हैं, और गंगा की उपत्यका, मतलब गंगा यमुना क्षेत्र के बाहर भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में नंद अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। और भारत के इतिहास में मगध पहला लगभग अखिल भारतीय स्तर का, लगभग मौर्यों के समय में उसको कह सकते हैं ऑलमोस्ट, मगधा महाजनपद was, यानी महाजनपदा established the first empire in the history of India। और इसीलिए हमको इतिहास में यह संदर्भ मिलता है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो उसकी सेना समर्पण कर देती है कि नहीं भैया, अब हम आगे नहीं जाएंगे। सुना है पाटलिपुत्र में नंद वंश का शासन है और वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि अलेक्जेंडर इससे सहमत नहीं होता कि नहीं हम चलेंगे, पर उसकी सेना सरेंडर कर देती है और अलेक्जेंडर को वापस उत्तर पश्चिमी भारत में ही वो आक्रमण कर पाता है, वहां से चला जाता है। और नंदों के बाद, यानी आखिरी जो नंद है घनानंद, उनके बाद तो फिर जो है वो इतिहास है। समूचे लगभग दक्षिणतम छोर को छोड़ दीजिए तो समूचा भारत मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है, और अशोक फिर इतिहास में एक नया ही काम करते हैं। तो
आज की हमारी ये चर्चा थी। अभी थोड़ा सा पानी पी के अगर आप लोग चाहेंगे तो फिर से हम लाइव होंगे। आज एक पॉलिटी का प्रस्तावना और उसके साथ मौलिक अधिकार वगैरह शुरू कर दें। मैं ये सोच रहा हूं कि अब एक हिस्ट्री का टॉपिक, एक पॉलिटी का टॉपिक, इस तरह से करके हम लोग, क्योंकि परीक्षा के समय नजदीक है, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी ये दोनों साथ साथ रखें, फिर ज्योग्राफी और साइंस एक साथ रखें। ये मेरा विचार है। तो अभी तक किसी को कोई डाउट? रिधिमा, आर यू प्रेजेंट? अच्छा, रिधिमा, इन शॉर्ट, आर यू एबल टू हियर मी? रिधिमा, अच्छा, मैसेज सर इकोनॉमी, अच्छा ठीक है, पहले इकोनॉमी ही शुरू कर देंगे। ठीक है रिधिमा, यू सी द यूज ऑफ आयरन, we have already discussed about the influence of iron, a great impact what iron did in the history. We have already discussed. In short, I have discussed how Janpadas transformed into Mahajanpadas, and during 6th century BC, we came to know through two important accounts, Anguttar Nikaya and Bhagavati Sutra. We came to know about 16 Mahajanpadas. These Mahajanpadas were scattered on western, eastern, middle, as well as some portion of Dakkan. Means, excluding the South India, these 16 Mahajanpadas were scattered all over the India. And among these 16 Mahajanpadas, 4 were very, very powerful. They were more or less equally powerful. And among these 4, Magadha Mahajanpada finally succeeded, finally emerged as the winner. Means, one by one, one after another, Magad Mahajanpada conquered and took over almost every Mahajanpada and laid the foundation of first empire in Indian history. And we have discussed what were the regions. The regions are but obvious. The strategic geographical position of Magadha, number 1. If we discuss, if we make an account, an analysis of his first capital, that is Rajgir, we can see that is surrounded by hills from 4 sides. Sorry, 3 sides. When we see Patliputra, which was the second capital, it was like a water fortress, Jaldurg ke saman tha. So it was obvious that due to strategic geographical position, Magadha Mahajanpada was superior as far as other Mahajanpadas are concerned. The second thing is a considerable amount of iron ores. The considerable amount of the availability of iron ores was not far from Magadha Mahajanpada. And again, we have already discussed the role of iron. The role of iron was dual. One side, iron played an important role
in the expansion of agriculture, and on the other side, it played an important role in military tools, in making military tools. Okay. The third thing is the availability of large amount of timber, woods, also played a very considerable, formidable role behind the growth of Magadha Mahajanpada as an empire. And the most prominent and important thing which we must consider is these things are only these things are not these are only material things. Since Magadha got good leaders, good leadership, and what was the nature of their leader? They were महत्वाकांक्षी थे, वो ambitious थे, they were expansionist, expansion करने वाले थे. So these are the reasons कि क्यों मगधा उस स्थिति में मतलब भारत में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ. अगर आप लोग चाहते हैं तो इस सवाल ये जो बैकलॉग में आया है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मगध का सबसे शक्तिशाली महाजनपद के तौर पर उदय के कारणों का उल्लेख करें. इसको आप सुंदर तरीके से एक ठोस प्रस्तावना, फिर बीच में विषय और एक सुंदर कंक्लूजन, सुंदर निष्कर्ष दे सकते हैं. और आप मैसेज करिए, हम क्वालिटी में भी अगर एक दो चीज डिस्कस करें आज, या अब मैं रोज ही आपसे पूछूंगा नहीं, एक बार ये हिस्ट्री चलेगी, फिर हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर से हम लाइव होंगे और एक दूसरा टॉपिक चलेगा. ओके, चलिए. एनी कंफ्यूजन किसी को? कोई इकोनॉमी चाह रहे हो? अच्छा अमित, आप अंग्रेजी का क्लास ले रहे हैं, हम लोग खाना खा लेते हैं. ठीक है. ये अमित, तुम वो क्या चाह रहे हो? इकोनॉमी. तो ठीक है, पहले इसके साथ इकोनॉमी शुरू करते हैं. पॉलिटी अपेक्षाकृत तो बेसिक इकोनॉमी पहले हम करेंगे क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा. उसके बाद हम सतत विकास, और हम सिर्फ पहले राउंड में उन चीजों को करेंगे जहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है. उसका मैंने बड़ा एनालिसिस किया है, तो हम उन्हीं बातों को पहले चर्चा में लाएंगे जिससे प्रश्न आने की संभावना है. फिर जो लोग नए हैं उनको हम एक अलग बैच में भी तब्दील करेंगे. और कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो भी लाभ में रहेंगे, और थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे तो भी लाभ में रहेंगे. तो ठीक है, इकोनॉमी ही शुरू करते हैं. अगर सब लोगों की सहमति हो जाए आप मैसेज करिए. ठीक है, चलिए.